उसमें चौधरी जयप्रकाश जी ने कहा था भी अगला चुनाव मेरा बेटा यहाँ से कलायत से चुनाव लड़ेगा। जो मैंने देखी और सीखी कि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे आप ज़्यादा लोगों का भला कर सकते हो, लोगों की सेवा कर सकते हो। कि टिकट इनको थाली में परोस के दे दी गई है। ये तो एक एमएलए के सुपुत्र हैं, इनको तो टिकट मिल जाएगी, परिवारवाद हो जाएगा। रही बात परिवारवाद की, मेरे पिताजी ने शुरुआत करी छात्र राजनीति से। मेरे दादाजी किसान थे। परिवारवाद होता है जहाँ पे 3-4 पीढ़ियों से हो। भारतीय जनता पार्टी को फेवर कराया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम में जो गड़बड़ी करी है उसके खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हो चुकी है। चाहे वो मेरे पिताजी से मिलने हैं, चाहे मेरे से मिलने हैं, हमारे द्वार सबके लिए खुले हैं। और मेरे पिताजी और मैं दोनों मिलकर जनता की सेवा करने के लिए ही राजनीति में आए। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमनदीप सिंह फ्रॉम ट्रूस्कोप मीडिया। आज मेरे साथ हैं विकास सहारन, यंग डायनामिक लेजिस्लेटर हैं, अभी चुन के आए हैं, विधायक हैं कलायत से। विकास, कैसे हो आप? नमस्कार। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। चुनाव जीतने के बाद, एक लंबे अरसे के बाद, एक बड़ी मेहनत, एक बड़ी लड़ाई के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? बहुत अच्छा। और मैं कलायत हल्के की जनता का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और नौजवान साथियों ने मेरी मदद करी, उसके लिए मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। बेसिकली विकास, आप पॉलिटिक्स में आए क्यों? क्योंकि हर आदमी का एक कहीं ना कहीं एक सपना होता है। जैसे आप एडवोकेट भी हैं, आपने प्रैक्टिस भी की है, आप प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, उसके बाद भी राजनीति में आना, एक्टिव पॉलिटिक्स में आना। मैं पिछले 5 सालों से एक्टिव पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि 2 जनवरी 2020 को भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की रैली हुई थी और उसमें चौधरी जयप्रकाश जी ने कहा था भी अगला चुनाव मेरा बेटा यहाँ से कलायत से चुनाव लड़ेगा। और कहीं ना कहीं 2009 से मैं अपने पिताजी के लिए वोट मांग रहा हूँ। और बचपन से मैं एक चीज़ जो मैंने देखी और सीखी कि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे आप ज़्यादा लोगों का भला कर सकते हो, लोगों की सेवा कर सकते हो। लोगों का मानना कहीं ना कहीं ये भी था इस चुनाव में कि टिकट इनको थाली में परोस के दे दी गई है। और क्योंकि लोगों का कहीं ना कहीं ये भी मानना रहता है कि ये तो एक एमएलए के सुपुत्र हैं, इनको तो टिकट मिल जाएगी, परिवारवाद हो जाएगा। और कहा जाता है कि ये तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वो आदमी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने काम किया, मैंने यूथ का चुनाव लड़ा, मैं कैथल हल्के का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और रही बात परिवारवाद की, मेरे पिताजी ने शुरुआत करी छात्र राजनीति से। मेरे दादाजी किसान थे। परिवारवाद होता है जहाँ पे 3-4 पीढ़ियों से हो। और जो ये परिवारवाद की भाषा है, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आती। हमने जो काम सीखा, लोगों के लिए काम करना सीखा। मेरे पिताजी के जो साथी थे, नौजवान भाई मेरे साथ थे, उनने कहा कि भाई ये आपने काम संभालना है और आगे जो हमारे साथ आपने कंधे से कंधा मिला के हमारी आवाज़ उठानी है। तो इसलिए मैंने उन सब का से विचार विमर्श करके ये फैसला लिया था कि भाई अब एक्टिव पॉलिटिक्स मुझे करनी है। एक बात मुझे आपसे पूछनी है, जैसे आप यंग हो, डायनामिक हो, एनर्जेटिक हो, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं लोगों को आप में से, तो कहीं ना कहीं लोगों की आस जो है वो आपसे बढ़ गई है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस बात से निराश भी हैं कि हमें विकास को विधायक नहीं बनाना था। हमारी जो लड़ाई थी विकास को विधायक बनाने की नहीं थी, हमारी लड़ाई विकास को मंत्री बनाने की थी। तो उस पर आपके क्या विचार हैं विकास भाई? बिल्कुल जी, कोई भी जो साथी थे, साथ में लगे हुए थे और जो नौजवान थे, बुजुर्ग थे, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का जो राज था उससे तरस थे। उनने एक सोच थी कि भाई इस बार तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। नौजवानों को जो टिकट मिली उससे जो और नौजवान थे जो पिछले 10 सालों से अपने आप को ठगा हुआ समझ रहे थे, अपना इलाका है, जैसे अपने इलाके में रोजगार की बहुत ज़रूरत है जी। बहुत से बच्चे ये सोच रहे थे, ये कहा भी करते कि भाई कांग्रेस की सरकार बन जाओगी तो हमारा डोंकी मारने तक पैंडा छूट जाएगा, हमें रोजगार मिलेगा। मगर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रपंच रचा
वोटों का दुर्विकरण हुआ और कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट और ईवीएम मशीन, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फेवर कराया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम में जो गड़बड़ी करी है उसके खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हो चुकी है। और आज नहीं तो कल हरियाणा का जो ये मैंडेट है, इसको देखते हुए लोगों में ये पुष्टि हो चुकी है कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी करके ये राज आया है। पिछली बार सेटिंग से राज बनाया था, 10 विधायक जो जेजेपी के थे उनकी वजह से 5 साल का और कुशासन भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा की जनता को झेलना पड़ा। तो विकास भाई, एक बात मेरे को पूछनी है। अब आप तो ओपोजिशन पार्टी के हो फिलहाल, अब विकास विकास कैसे कराएगा? मतलब कलायत में जो आपको वोट मिले, विकास को विकास के नाम पे वोट मिले, लेकिन अब लोग विकास से, विकास की जो इच्छाएं लोगों की है, जो काम अधूरे पड़े हैं लोगों के, अब वो कैसे सिरे चढ़ेंगे? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप सत्ता में हो, अगर जो आप विपक्ष में हो तो आपका कर्तव्य होता है कि अपने लोगों की आवाज़ आप विधानसभा में उठाओ। जो हमारे हल्के में 7 साल पहले मंजूर हुए काम थे, हम उन्हें काम कराने का काम करेंगे। बहुत से ऐसे काम हैं जब चौधरी जयप्रकाश जी वहाँ से एमएलए होते थे, उन्होंने मंजूर करा दिए, उसके बाद किसी ने संभाल नहीं करी। सबसे पहले तो पेंडिंग काम जो पाइपलाइन में है उनको कराने का काम करेंगे, और जो हमारे हल्के के लोग हैं उनको जहाँ भी ज़रूरत है मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनके काम कराने का काम करूँगा। मुझे एक बात और बताओ विकास भाई, जैसे एक घर में पिता एमपी, पुत्र एमएलए, कोई मिलने आता होगा तो ये भी होता होगा ना कि मेरे से मिलने आए हैं, या मतलब जैसे कि साउथ के एक एक्टर हैं, काफ़ी 3-4 जैसे एक्टर है वो, उसके पिताजी भी एक्टर डायरेक्टर हैं। मुझे लगता है आप चिरंजीवी जी की हाँ, बात कर चिरंजीवी जी। तो कि आपके घर में इस बात को लेके झगड़ा नहीं होता कि वो मेरे से मिलने हैं, मेरे से मिलने हैं? तो क्या आपके घर में जब कोई आता है तो ये तो होता होगा कि ये किससे मिलने आया है, है? क्योंकि हिसार एक बहुत बड़ा रीजन है, बीइंग एमपी, 9 विधानसभा उसके अंदर आती हैं, और 9 विधानसभा तो जयप्रकाश जी को वो संभालनी है। एक आपकी हो गई, क्योंकि एक पिता के ऊपर भी जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है। बीइंग फादर उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है, और क्योंकि वो एक लीडर है, मास लीडर है, ठीक है। अब विकास की जिम्मेदारी उनसे डबल हो गई, कि कहा जाता है कि पिता के नक्शे कदम पे हर कोई चलता है, लेकिन पिता के नाम को आगे बढ़ाने के लिए और पिता की विरासत को और आगे बढ़ाने के लिए, बड़ी करने के लिए एक पुत्र को और भी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके बारे में, मतलब उस पर, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, उस पर विकास। बिल्कुल, कोई भी जो हमारे घर में आता है, देखो घर के मुखिया जो होते हैं वो बड़े बुजुर्ग होते हैं। बिल्कुल। मेरे दादाजी तो इस दुनिया में नहीं है जी। और अब मेरे पिताजी हैं, जो चाहे वो मेरे पिताजी से मिलने हैं, चाहे मेरे से मिलने हैं, हमारे द्वार सबके लिए खुले हैं। और मेरे पिताजी और मैं दोनों मिलकर जनता की सेवा करने के लिए ही राजनीति में आए। अभी आपके ही पार्टी के विधायक चुन के आए यंग गोकुल सेतिया, यंग और अग्रेसिव मोड में वो ज़्यादा रहते हैं। उन्होंने अभी परसों एक वीडियो उनके इंस्टाग्राम हैंडल से अपलोड करी कि मैं नायब सैनी जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने शिक्षा में हमारी डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। ठीक है, अब वो तो कांग्रेस के विधायक हैं, वो धन्यवाद, पहले बीजेपी में भी रहे हैं वो, फिर लोकदल में भी गए थे, आज वो कांग्रेस से जीत के आ गए। आज फिर उन्होंने वो नायब सैनी का गुणगान करना शुरू किया है, या एक विधायक होते हुए जो उनका मुख्यमंत्री को धन्यवाद है, उसको आप राजनीतिक मान रहे हैं, या क्योंकि उनके जो लोगों की समस्या का एक का निवारण हुआ है, उसको उस तरीके से आप देखोगे? मैं तो इसको ये देखता हूँ कि गोकुल सेतिया जी अपने हल्के की जो मांगे नायब जी से उन्होंने अवगत कराया, और नायब जी ने उसका संज्ञान लिया और काम कराया, तो ये नायब जी का काम है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और समान विकास कराने का काम करेंगे, चाहे कोई भी, चाहे विपक्ष के हो चाहे पक्ष के विधायक। एक किस्सा मुझे याद आता है, जब चौधरी जयप्रकाश जी विधानसभा में थे और कलायत के लिए कॉलेज की मांग उठाई थी, और जब कलायत में आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए थे जी, वो कह कर भी गए थे कि महाराणा प्रताप जी के नाम से हम एक गवर्नमेंट कॉलेज बनाएंगे फॉर बॉयज़। जी, और उस समय जब
कपिल मुनि जो हमारा महिला कॉलेज है, इसको सरकारी दर्जा जी चौधरी जयप्रकाश जी ने ही के प्रयासों से ही मिला था। तो रामविलास जी ने कहा था कि आपकी एक मांग मैंने पूरी कर दी, और जेपी साहब ने कहा था कि दादा अगर जो मेरा यो एक कॉलेज और बन जावे तो मैं 10 में तो 10 नंबर दूंगा। अगर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे जो मांगे उनको पूरी करेंगे तो निश्चित तौर पे उनको धन्यवाद करना, क्योंकि हमारा काम हमारी जनता का काम कराना, चाहे विपक्ष करे चाहे हम पक्ष में होते ज्यादा काम कराते, विपक्ष कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है। ऐसे ऐसे विधायक बन जाते जो 5-5 साल कभी मांग ही नहीं उठाते, ना वो टोए मिलते। नहीं, ये तो क्योंकि अभी शुरुआत है, 5 साल है लोगों के पास भी। और जिन विधायकों का आप जिक्र कर रहे हो जो अभी बने हैं, कुछ बन गए हैं, कुछ अधूरे उनके सपने रह गए हैं, वो विधायक नहीं बन पाए इस बार। 5 साल वो लोगों के बीच में रहते हैं नहीं रहते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन आप मेरी इस बात को, मतलब ये मेरी बात नहीं है, लोगों की ये जो बात है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, आप पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, और किसी भी आदमी को एज एन इंडिविजुअल जब अच्छा काम हो रहा है उसकी सराहना करनी चाहिए, पार्टी से ऊपर उठ के। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ये देश है, इसका बहुत ही बढ़िया इतिहास है। और एक बार क्या हुआ था, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर होते थे और राम मनोहर लोहिया जी उस समय चुनाव नहीं जीते थे। तो नेहरू जी ने कहा था कि हमें विपक्ष भी अच्छा चाहिए, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के एक एमपी से रिजाइन करवा करके फिर वहाँ पे दोबारा चुनाव हुआ और राम मनोहर लोहिया जी पार्लियामेंट में पहुँचे। तो हमारी तो एक खूबसूरती है, ये जो कटुता जो पिछले कुछ सालों में आई है, मेरा एक नौजवान के तौर पे हो सकता है कि मेरी नई शुरुआत है, पर जो मैंने हमारे बड़े लीडर्स के बारे में पढ़ा है और जो सुना है, उसमें जो एक कटुता जो कभी नहीं होनी चाहिए, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, हमें लोगों के काम कराने। जी लोग रहेंगे ये देश रहेगा, बिल्कुल। और देश आगे जब ही बढ़ेगा जब विपक्ष और पक्ष दोनों की बातें सुनी जाएंगी। इसीलिए प्रजातंत्र में दोनों को मौका दिया जाता है, और बराबर जो विधायक बन गया उसके ऊपर बराबर की जिम्मेवारी होती है कि वो अपने लोगों की आवाज उठाए और काम होंगे। अगर जो अच्छे काम करेंगे तो हम इन्हें अच्छा कहेंगे, गलत काम करेंगे तो हम इनका विरोध भी करेंगे और लोगों को भी बताएंगे कि ये काम गलत है। अच्छा विकास भाई, जो कॉलेज वाली बात आप कह रहे थे ना, आप वो कलायत में बड़ी ऐसे सुनने को मिलती है कि हर आदमी उसका क्रेडिट लेता है। बेसिकली अभी जो पंडित जी ने चुनाव लड़ा था 2014 में, वो अभी धरती पे नहीं है, उनके कुछ समर्थक कहते हैं कि कॉलेज उन्होंने बनवाया, जयप्रकाश जी कहते हैं कॉलेज उन्होंने बनवाया, लेकिन एज एन इंडिविजुअल मैंने उस कॉलेज की बिल्डिंग की हालात को देखा है। अब आप विधायक बन गए हैं, तो ये उम्मीद है कलायत का वोटर होने के नाते मेरी भी आपसे रहेगी कि वहाँ की जो बिल्डिंग, जो जर्जर बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में लड़कियां पढ़ने के लिए आ रही हैं, उसकी जो जर्जर बिल्डिंग है उसका बखान कभी कोई नहीं करता है कि इस बिल्डिंग की सुध ले ली जाएगी। कॉलेज तो सबने बना दिया, हम मानते हैं आपके पिताजी ने बनवा दिया, हम ये भी मान लेंगे कि जी धर्मपाल शर्मा जी ने बनवा दिया, सिर्फ वो दर्जा मिला है बिल्डिंग की। तो एज एन इंडिविजुअल भी मेरी तो आपसे दरखास्त, आप घूम के आइएगा उस कॉलेज में, नहीं मैंने देखिएगा। क्या था कि जब इसको हमारी उम्मीद थी जी, जब चौधरी जयप्रकाश जी ने विधानसभा में मुद्दा उठाया, जी दादा रामविलास ने करा, चाहे आज वो धरती पे नहीं है, दादा धर्मपाल उनने कराया, जेपी साहब थे, क्योंकि उस समय जेपी साहब एमएलए थे जी, और जो काम एक कॉलेज का नहीं है, बहुत सारे काम यहाँ जो कलायत हल्के में आज तक हुए हैं जी, वो चौधरी जयप्रकाश जी ने कराए। और जो ये बिल्डिंग का ये दर्जा मिला, ये एक उम्मीद थी कि भाई सरकारी दर्जा मिल गया है तो सरकार से ज़्यादा ग्रांट, ज़्यादा सहायता मिलेगी, उससे कॉलेज की और तरक्की होगी, हमारी जो बहनें और बेटियां वहाँ पढ़ने जाती हैं उनको और ज़्यादा कोर्सेज मिलेंगे। मगर दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में एक नई ईंट नहीं लगाई। तो मेरी ये आपके माध्यम से भी सरकार से भी दरख्वास्त है, और मेरी जहाँ भी जिस भी ऑफिस में जाना हो मैं जाके इसकी पैरवी करूँगा कि भाई हमारे कॉलेज जो महिला कॉलेज है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा से जो जर्जर हालात में इसकी बिल्डिंग ठीक करी जाए,
और कोर्सेज लाए जाएं। साथ ही साथ जो महाराणा प्रताप कॉलेज का वायदा आज से 7-8 साल पहले किया था जी। उसका भी कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करे, तो हम उनका स्वागत करते हैं इस बात के लिए। तो विकास को हम अनिल नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह जो है कलायत में और विधानसभा में और ऑफिसेज में बेसिकली नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह देखेंगे, या एक पढ़ा लिखा नौजवान वकालत करने के बाद, सीखने के बाद? ये तो जी देखो अमन भाई, मेरी कोशिश होगी काम करने की जी। और मैं काम से अपना नाम कमाना चाहता। तो मैं वोट मांगता था जब भी ये कहता था कि आप लोग मुझे 5 साल मौका दो और 5 साल में मैं आपके बीच में रहूंगा, आपके काम कराने की कोशिश करूंगा और 5 साल बाद अपने कामों के वोट मांगूंगा। तो मैं 5 साल लोगों के लिए काम करूंगा, विकास बन के, उनका भाई और बेटा बन करके उनके बीच में रहूंगा और काम कराने की कोशिश करूंगा। तो विकास भाई एक्टिव नहीं हो जाता? मतलब विधायक बन गए, सारा दिन फ़ोन, कभी दफ्तरों में फ़ोन, कभी गाड़ियों में इधर कभी उधर, घर पे रहने का समय कम मिलता है, लोगों के बीच में ज़्यादा रहते हो, तो हेक्टिक नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि क्या है कि मैं बचपन से ही, जैसे कि मैं जब हम बड़े हुए जी। तो मेरे पिताजी उस समय एमपी, जब मैं 1 साल का था जब एमपी बन गए थे, कैबिनेट मिनिस्टर भी बने। उसके बाद जैसे हम बड़े हुए तो हमने देखा कि एक पॉलिटिकल परिवार में मैंने जन्म लिया, तो मुझे कुछ एक्टिव नहीं लगता। मैं देखता था अपने पिताजी को काम करते हुए, आगे वही आदत मुझे पड़ गई, तो मुझे इसमें कोई एक्टिव नहीं नजर, बल्कि मज़ा और आता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, उनके लिए जो भी अपनी तरफ से सही हो सकता है, जो काम हो सकता है वो कराने की कोशिश करते हैं। अच्छा विकास भाई, मुझे एक बात बताओ, जो लोग आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, अब कल अगर वो आपके पास किसी भी मदद के लिए आते हैं, ठीक है, या फिर वो कहा जाता है कि पुरानी बातों को भुला के हम आपके साथ आना चाहते हैं, लोगों के काम करवाने के लिए काम करवाना चाहते हैं, तो आपका उस पर आपको मतलब कुछ लोगों पे देखिए ह्यूमन नेचर है, कभी गुस्सा भी आता होगा और आना भी चाहिए कभी कभार, ठीक है, तो उनके लिए मतलब क्या विशेष रहेगा आपके पास? प्रजातंत्र में सबसे सर्वोपरि है जनता। आज कलायत हल्के के जो 2-2.25 लाख मतदाता हैं, मैं उन सब का विधायक हूँ। मेरे पास जो भी आएगा काम लेकर के, मैं उसका काम कराने की कोशिश करूँगा। और राजनीति में हमेशा ही आदमी ने एक पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। अगर जो आज कोई हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, मैं उनमें सबसे छोटा था जी। और वो मुझे कोई काम कहेंगे तो मेरी कोशिश होगी कि भाई मैं वो काम कराने की कोशिश करूं। मतलब आपके मन में कोई खटास मैल कुछ नहीं है? नहीं, कभी होना भी नहीं चाहिए। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हमेशा ही 2, 4, 5 पार्टियां होती हैं और हर पार्टी चुनाव अपने अपनी विचारधाराएं, हम ये कहें अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं और हमारी लड़ाई अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने की है। हमारी किसी से कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। आज मेरी कांग्रेस की विचारधारा है, किसी की भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, किसी की आईएनएलडी की विचारधारा है, किसी की जेजेपी की विचारधारा है, कोई इंडिपेंडेंट विचारधारा के लोग हैं। तो सब विचारधाराएं हैं और अलग अलग विचारधारा ही प्रजातंत्र को आगे लेके जाती है। तो विकास भाई, जैसे अभी पीछे ना एक ट्रेंड बना था, विधायक बनने के बाद कुछ लीडर्स लगातार मंडियों में थे, जीरी नहीं बिक रही, जीरी नहीं बिक रही, सबके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जिसका यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पे एक एक वीडियो सबने अपना अपलोड करा। मेरे को एक बात नहीं समझ आ रही है, एक एक वीडियो अपलोड करने से अगर उनकी धान बिकती है तो वो वीडियो शायद सबको लगातार बनानी चाहिए थी। जब मैं कल आपके पास जब आ रहा था, रास्ते में था, एक किसान से मेरी बात हुई, वो कह रहा है मेरी 3100 बिकी, दूसरे से बात हुई, वो कह रहा है मेरी 3700 बिकी, और एक जब लाला जी से बात हुई, वो कह रहा है मैंने 4300 खरीदी। ये जो फर्क आ गया 3 रेटों का, किस्म के हिसाब से रेट अलग अलग है, लेकिन जो ये फर्क आ गया और जो वो ट्रेंड जो नेता लोग जाके मंडियों में सेट कर रहे थे, ठीक है, आपके पिताजी भी मंडी में गए थे, कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला गए थे, उचाना के विधायक हैं, वो सभी गए थे। एक ट्रेंड बनाया था सबने, पता नहीं शुरुआत किसने करी थी, मंडियों में गए, एक बार गए हैं। और किसान तो आज भी वहीं खड़ा है भाई, वो तो आज भी वही जीरी नहीं बिक रही।
भारतीय जनता पार्टी ने वायदा करा था कि हम मिनिमम जो प्राइस है जी वो 3100 रुपये देंगे, जी एमएसपी पे जीरी की खरीद होगी। जी मगर दुर्भाग्य है कि जो किसान है जब उसको फसल का भाव देने का समय आता है तो ये उसको ये कह देते हैं हमने तो जुमला छोड़ दिया था, मार्केट डिसाइड करेगी, या फिर ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं कि किसान को दबाने की कोशिश करी जाती है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के विधायक के तौर पर या संसद के तौर पर कांग्रेस पार्टी के सभी नेता मंडियों में गए थे, लोगों की बात सुनी और जो वहाँ पे अफसर थे उनसे बात करके कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, उनके ऊपर एक दबाव बनाए कि किसान अकेला नहीं है, किसान के साथ कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है। इसलिए वो लोग गए थे और लोगों के लिए जहाँ तक वो आवाज़ उठा सकते उन्होंने उठाई। और प्रजातंत्र है ये, अगर जो किसानों की सूद भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी, उनकी एमएसपी पर जीरी या कोई भी फसल नहीं खरीदेंगे, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम हरियाणा की जनता करेगी। नहीं, ये तो चुनाव से पहले भी यही कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को मार दिया, भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारी को मार दिया। उसके बाद भी बड़े मैंडेट, मतलब जो रिजल्ट्स जो आए बिल्कुल विपरीत। नहीं, रिजल्ट विपरीत जब होते 16-17 एजेंसीज के सर्वे हमने पढ़े। हमारी खुद की भी एक छोटी सी 12-15 लोगों की टीम सर्वे कर रही थी, गांव-गांव में कर रही थी, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में कर रही थी। और मैं आपको वो आप वाला भी सर्वे दिखा रहा था 29 सितंबर का, मैंने आपको दिखाया कि 29 सितंबर को हमने ये, हमारे पास ये सर्वे था। उतार चढ़ाव चुनाव में सबके पास आ रहा था, लेकिन जो किसी ने सोचा नहीं था, कोई चैनल, कोई सर्वे एजेंसी ऐसा नहीं कह रही थी। खुद भाजपा भी मान चुकी थी कि अब तो हम इस लीग से बाहर हो गए। फिर कैसे हुआ ये? मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 32 वोटों से हारे, ठीक है, उसमें बहुत लोगों के मोटे मोटे हाथ हैं, ठीक है। डीसी ने कह दिया कि ले मैंने तो डिक्लेयर कर दिया। क्या ऐसा कुछ हुआ? मतलब क्या हुआ कांग्रेस के साथ? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी, ये जो मैंडेट आया ये बड़ा आश्चर्यजनक था। और कहीं ना कहीं इस मैंडेट में मनी और मशीन, इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में। और आज नहीं तो कल ये लोगों के बीच में बात आ जाएगी। आज हरियाणा का आदमी जो है, जो जनता है, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी से तंग थे, सिर्फ ईवीएम के भरोसे इन्होंने सरकार बनाई है। और मशीन एंड मनी, इन सबसे बड़ा रोल प्ले किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में। नहीं, अब भाजपा वाले इस बात को ऐसे कहते हैं कि अगर ईवीएम हमारे हाथ से चलती है, अगर हमारे पास रिमोट है, तो बोले जो ये आई है ना सीटें, ये भी जाने देनी थी, फिर हमने कर देते, पता चल जाती उन्हें कितना बड़ा विद्रोह होता। उन्हें भी ये पता है, अपने देसी भाषा में कहा ना भाई, आटे में तो नून चाल जाए पर नून माटा नहीं चल जाता, बिल्कुल, तो वो वाला काम हो जाता। तो इन्होंने बड़े शातिर तरीके से, मैनेजमेंट जो इनकी थी उसने सारी ताकत ईवीएम सेट करने में लगाई। और अगर जो ये इतने शाह हैं, ये कहते हैं कि भाई हम पाक साफ हैं, तो आप बैलेट वोट पे करा दो वोटिंग, लिखो सेंटर को, नायब सैनी जी ये लिखें कि भाई जनता में अविश्वास आ गया है और इस विश्वास को जगाने के लिए हमें ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पे वोटिंग करानी चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। शुरुआत हरियाणा से हो, हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि अगर जो बैलेट वोट से शुरू हो जाएगा तो कांग्रेस की भी स्थिति क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी का भी पता चल जाएगा। अब देखो, आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से कलायत से विधायक हो, कांग्रेस का विधायक कहना गलत बात होगी, आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से कलायत के विधायक हो, हाँ जी, ठीक है। और जो भाजपा से लड़ रहा होगा वो कहेगा कांग्रेसी, मतलब ये तो रहेगा, आपसी तो चीज़ें तो रहेंगी। लेकिन आम आदमी जिसने वोट किया, जिसने सपोर्ट किया, जिसने बहुत सारी चीज़ें करी, भुगत वो रहा है, ठीक है। आप कह रहे हो ये बैलेट पेपर से वोटिंग करा लो, ठीक है, वो कहते हैं कि जी बैलेट पेपर से भी करा लेते, कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे, बैलेट पेपर की भी देख लेंगे। लेकिन जो अभी कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, राइट टू रिकॉल सरपंच के लिए तो आ गया, राइट टू रिकॉल एमएलए के लिए, एमपी के लिए, इन चीज़ों के लिए भी आ जाए तो बिल्कुल। ये क्या है, ये आप ये लगाओ, ये एक प्रोसेस है। सरपंची में राइट टू रिकॉल आया, भाई अगर जो एमएलए एमपी में, उसका ढांचा तैयार करना पड़ेगा,
वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, ये उनका प्रेरोगेटिव है, ये वो डिसाइड करें। अगर जो वो ले आए तो हम तो स्वागत करते हैं भाई, राइट टू रिकॉल भी ले आओ, कोई बात नहीं। अगर जो कोई सही काम नहीं कर रहा उसमें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तो सबके लिए लागू होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकर के आओ। नायब सैनी जी से मुलाकात होगी? हाँ, मेरी उनसे सेशन के दौरान मुलाकात हुई थी, राम राम हुई थी। कैसे लगे नायब सिंह सैनी? ठीक है जी, प्रदेश जनता ने, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया। कब भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता है वो, और सूबे के सीएम है। सूबे के सीएम भी है। हमारी उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे। आपकी उम्मीदें कितनी है नायब सैनी जी से? ज़्यादा हैं, थोड़ी हैं? नहीं, हमारा जो, हम तो अब देखेंगे 5 साल भारतीय जनता पार्टी की अभी शुरुआत हुई है, इस तीसरी पारी, इसमें जो काम आएगा, अगर जो सही काम करेंगे तो भाई सही कमाएंगे, और गलत काम करेंगे तो हम गलत को गलत कहने काम करेंगे। तो कलायत की दिशा बदलने के लिए अभी आपने जो अपना जो डी प्लान तैयार किया है, उसमें शुरुआत आप कहाँ से करेंगे? उसमें आप शुरुआत एजुकेशन सिस्टम से शुरू करेंगे कि एजुकेशन को पहले कलायत के लोगों के लिए बिल्कुल, एजुकेशन भी है, पानी की निकासी भी है। जो हमारे जैसे बड़े बड़े गांव हैं, चाहे बाड़ू होगा, बाता हो गया, बारिश आती है भर जाते हैं, और वाटर सप्लाई का पानी हमारे गांव में जो स्कीम बनी थी वो कहाँ पे खड़ी है, उसको आगे बढ़ाना। ऐसे ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कराए थे, कलायत में भगवान परशुराम भवन है जो आधे में पड़ा हुआ है। कलायत का जो गवर्नमेंट है हॉस्पिटल, उसमें मेरे को पता चली कि भाई 12 डॉक्टरों के पद हैं, मगर एक सीएमओ है, खाली एसएमओ है। और ऐसे ही और भी बहुत सारी जो भारतीय जनता पार्टी के राज में पिछले 5 साल में सड़कों के हालात देखो आप, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, चाहे वह राजौंद ब्लॉक की हों चाहे कलायत ब्लॉक की हों। वो तो सड़कें बन गई सर। कमलेश डांडा जी जब मंत्री थी मैंने देखा, अनुराग डांडा ने एक वीडियो बनाई थी, उनकी गाड़ी किसी गड्ढे में फंस गई, तो उन्होंने वीडियो बनाई एक कि मैडम ये तो आपके गांव वाली और आपकी कुछ सड़क है, इसको तो बनवा दो। और वो अगले दिन उस पर काम शुरू हो गया था। बहुत सारी चीज़ें तो ये काम उस वीडियो के बाद शुरू हो गया, यह भी गनीमत है, पर ये काम बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि कमलेश राणा जी विधायक भी थी और मंत्री भी थी, और हल्के की जिम्मेवारी उनके ऊपर थी, उन्हें जल्दी काम कराना चाहिए था। या तो कमलेश राणा जी ये बताएं कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ और किसने नहीं कराया, क्योंकि सरकार उनकी थी। या तो उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे वो कलायत की तरफ ध्यान नहीं देते थे, फिर सबका साथ और सबका विकास कहाँ हुआ, समान विकास कहाँ हुआ। नहीं, एक वीडियो देखी थी मैंने, उस समय अपना चैनल तो था नहीं। एक वीडियो क्या थी कि हमने कलायत में इतना विकास कर दिया, इतना विकास कर दिया, तो आपके पिताजी ने एक इंटरव्यू पे जगह है, और जगह तेरी टाइम तेरा, ठीक है, जगह डिसाइड हुई, डांडा जी पहुंची नहीं वहाँ पे, आपके पिताजी ने वहाँ वो इतने सारे कागज थे, गिना रहे थे, मैंने ये करवाया वो करवाया। अब डांडा जी तो कह रही मैंने कलायत में इतना काम करवा दिया, आप कह रहे हो भाई सड़क टूटी हुई है, चलो दिखती सबको है, हर आदमी उस पर बोल नहीं सकता, हर आदमी की अपनी कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन अब आप तो पब्लिक नॉमिनी हो, ठीक है, लेजिस्लेटर हो, ठीक है। अब वो जो सड़क जो आपने देखी चुनाव के दौरान टूटी हुई देखी होंगी, आप 66 के 66 गाँव में घूमे होंगे, हर गांव की आपको 66 समस्याएं भी दिख गई होंगी। बिल्कुल, ठीक है। और अभी कमलेश डांडा जी अभी कलायत में एक मंच से उन्होंने कहा था कि जो सरपंच लग रहे थे ना मेरी निगाह में है वो काम करवाइयो, ऐसा कुछ उनका बयान था, ठीक है। अब वो जो सरपंच जो आपको सपोर्ट कर रहे थे कुछ व्यक्तिगत रूप से, देखो वो भी पब्लिक नॉमिनेट है, अब काम कैसे करवाओगे? मेरे तो समझ नहीं आ रही। सरकार बीजेपी की, ठीक है, और हारने के बाद बीजेपी का कैंडिडेट ये बात कह रहा है, आप ही कह रहे हो मैं विकास को नहीं दूंगा। ये आप अपनी सोच होती है, उनके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि प्रजातंत्र में जो भी प्रतिनिधि है, जो सरपंच है, उनको गांव ने बनाया। चुनाव होता है, चुनाव के बाद एक ही आदमी चुना जाएगा, जो सरपंच बना एक तरीके से पूरे गांव की इज्जत है। और
एक तरीके से ये हुआ पूरे गांव को धमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। मेरी ये सोच है कि भाई जो सरपंच है जिन्हें मेरा साथ दिया, चाहे मेरे अगेंस्ट भी थे, हमने सब ने मिलकर हल्के के विकास के कार्यों पे ध्यान देना चाहिए, बजाय आपसी रड़क काटने की। अच्छा, एक बात बताओ विकास भाई, जैसे आप कह रहे थे ना भाई 7 साल पुराने कुछ वायदे हैं जो काम अधूरे रह गए थे भाई, जो आपके पिताजी ने कहा था भी मैं करवाऊंगा, कुछ अधूरे रह गए, ठीक है। आपके पिताजी ने कहा था भाई मैं कलायत को ना उपमंडल बना दूंगा, वो तो बन गया। फिर वो कह रहे थे कि भाई थोड़ी और डेवलपमेंट की तरफ कलायत को लेके जाएंगे, जिला जुला बनवाओगे क्या कलायत को? अगर जो कांग्रेस की सरकार आ जाती तो एक सोच है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं कलायत कस्बे को मिले, और अगर जो जिला बने तो इससे हल्के की भी तरक्की होगी, लोगों को भी इससे बेनिफिट होगा। आपने देखा होगा जब से सब डिवीज़न बना, यहाँ पे विकास कार्य शुरू हुए। राजौंद में 85 करोड़ की लागत से वाटर सीवरेज और वाटर सप्लाई का काम शुरू होना था, पैसे मंजूर हुए मगर आज तक लागू नहीं हुआ। ऐसे ही और बहुत से काम थे जो जेपी साहब मंजूर करा गए थे। इनकी स्कीम आई थी भारतीय जनता पार्टी की एसटीपी बनाने की बड़े गाँव, उनके लिए भी जेपी साहब ने फाइल तैयार करवाई। आज वो फाइलें पता नहीं कहाँ हैं। अब हमारा काम होगा पहले तो उन फाइलों ने ढूंढना, और उनसे भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो विधानसभा का सेशन है इसमें क्वेश्चन आवर नहीं रखा। अगर जो हम वहाँ प्रश्न पूछ सकते तो हम ये पूछते कि भाई जो आपने उस समय मंजूर किया था आज उसका स्टेटस क्या है, क्या वो आज कंसीडरेशन में है या नहीं है। अगर जो आपने कंसीडर किया उस पर कोई काम हुआ है तो हमें जवाब दें, ताकि हम लोगों को बता सकें कि भाई ये चीज़ ये काम यहाँ तक हुआ है। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीका ढूंढ लिया है कि भाई सबको बाईपास चढ़ा दो, काम कुछ हो कराओ कुछ, भैया बोल देते जुमले छोड़ देते, बाद में कह देते भाई हमने तो जुमला छोड़ा। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम विधानसभा में भी उठाएंगे, और विधानसभा के बाहर जो मीडिया है उसमें भी उठाने का काम करेंगे, और लोगों के बीच में जा कर के बताएंगे कि भाई यूँ काम तारा मंजूर हो रखा था, इनने नहीं कराया। और 5 साल हम कोशिश होगी हम सरकार पे दबाव बनाएं ताकि सरकार वो काम करने का काम करे। मतलब आप लोगों के काम लोगों को बता दोगे भाई मैंने सरकार को दे दिया, मैंने आपकी अर्जी दे दी, अर्जी भी दे दी, मैंने उसको परस्यू भी किया, कराने की भी कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार वो काम कराने की कोशिश करेगी। एक बात बताओ विकास भाई, जैसे इस बार ना कांग्रेस ने बहुत नए चेहरे, मतलब आप नया चेहरा यूथ, मतलब बेसिकली कैथल से आदित्य, नए चेहरे, ठीक है, प्रदीप नरवाल नया चेहरा, मतलब इतने युवा कांग्रेस में युवा थे, या बीजेपी डर रही थी युवाओं को उतारने से? जो नौजवान थे कांग्रेस पार्टी ने, जो नौजवान लड़के थे, चाहे मैं था, आदित्य था, जस्सी पेटवाड़ था, हाँ जस्सी, ये अपना नरेश सेलवाल जी थे, बहुत से जो थे नौजवानों को इस बार कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। उसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो युवा हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से तंग थे, क्योंकि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं। जो हरियाणा कभी मेडल लेकर के आते थे हमारे बच्चे, आज भारतीय जनता पार्टी की जो नई खेल नीति आई हैं उनमें पहले की तरह ना तो प्रोत्साहन दिया गया, और जो बढ़िया नौकरियां लगती थी वो भी नहीं है, ग्रेडेशन का सिस्टम लिया है। आप ये देख सकते हो 25,000 का तो इन्हें प्रचार तो कर दिया, असलियत में तो 9,500 बच्चे नौकरी पा पाए। तो ये जो सब था, यूथ भारतीय जनता पार्टी से तंग था, ज़्यादातर यूथ कांग्रेस पार्टी के साथ था। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, ये मनी और मशीन की सरकार है, लोगों के सोच के विपरीत सरकार है। मगर अब मैंडेट आ गया है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, और हमारे जैसे नौजवान हैं और जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारी कोशिश होगी हम विधानसभा में भी और बाहर भी लोगों की आवाज़ उठाएं, और भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है इसके खिलाफ लड़ाई लड़े। विकास भाई, आज पूरा 1 महीना हो गया चुनावी नतीजों को आए हुए, और कांग्रेस पार्टी आज तक भी अपना लीडर ऑफ अपोजिशन
लीडर ऑफ हाउस कांग्रेस पार्टी का, वो बना नहीं पाई। ठीक है, लोग इसमें भी आज के समय में लोग इसमें भी एक बात कह रहे हैं कि गुट गुट की जो राजनीति थी, ठीक है, हुड्डा गुट, शैलजा गुट, सुरजेवाला गुट, ठीक है, एक अजय यादव का गुट, ठीक है, तो गुट के चक्कर में ना मैं लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन पा रहा, और कहीं ना कहीं जो आम जो लोग हैं जिनकी उम्मीदें कुछ थी, ठीक है, वो चलो कोई बात नहीं, वो उम्मीद रहेगी उनकी, लेकिन उसके बाद एक एक ऐसा चेहरा तो कांग्रेस पार्टी के पास होना चाहिए ना, जो दिखे विधानसभा में बोलता हुआ, जो जिससे लोगों को आस है कि ये आदमी हमारी बातों को तो बने नहीं देगा। नहीं, समय जैसे ही आएगा कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑफ ओपोजिशन भी चुने जाएंगे, और कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं थी, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। आपने देखा कि भाई जब नायब सिंह सैनी जी को चीफ मिनिस्टर बनाना था इनने, आज दिल्ली बुला लिए गए हैं, कभी चंडीगढ़ बैठक चल रही है, कभी पता चलता भाई विद साहब नाराज हैं, कभी पता चल रहा है और कोई नेता नाराज हैं। तो जो गुटबाजी है भारतीय जनता पार्टी है में है, कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमान है, जो उनका आदेश होगा, और जो सबसे लोकप्रिय नेता है उनको लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, और समय आने पे सबको पता लग जाएगा। आपको तो इंटरनली तो पता होता है विधायकों को कि किसको बनाएंगे, हुड्डा साहब का नाम चल रहा होगा आगे। जो सबसे लोकप्रिय हैं वो बन जाएंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सबसे सीनियर हैं और सबसे लोकप्रिय नेता हैं आज हरियाणा में। कांग्रेस में नहीं, पूरी विधानसभा में सबसे लोकप्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। आपने देखा होगा कि नायब सिंह सैनी जी भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लेने आए, रिसीव करने आए, वो लेके गए, धन्यवाद दिलाया। तो सबसे सीनियर और लोकप्रिय नेता कोई हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, चाहे 90 के 90 जो विधायक हैं उन सब में। एक बात और बताओ विकास भाई, जैसे इससे पहले के जो चुनाव होते थे 2019 का था, 14 का था, और जब भी कोई पार्टी बड़े लेवल पे एक मतलब एक धुन के साथ चल रही है ना, और मान लो वो हार गई पार्टी, तो प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, फलां ने इस्तीफा दे दिया, वो उसने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी में ये भी नहीं दिख रहा, किसी ने इस्तीफा भी नहीं दिया, किसी बड़े लीडर ने। ये काम इस्तीफा क्यों दे, काम अच्छा किया है। जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे जिन्होंने बागडोर संभाल रखी थी, सब ने मिलकर काम किया, और जो मैंडेट आया है ये है मनी और मशीन का मैंडेट, और इसको हराने का काम जनता करेगी। अगली बार जनता और भी ज़्यादा वोटों से कांग्रेस के कैंडिडेटों को जिताएगी। आप देखना सत्ता पर परिवर्तन हरियाणा में होकर के रहेगा। तो विज साहब को कैसे देखते हो, मतलब आप विज साहब की वीडियोस तो आपने भी देखी होंगी कहीं। तो अनिल विज 7 बार के एमएलए, 7वीं बार एमएलए बने हैं। हाँ जी, 7 बार के वो एमएलए हैं, सीनियर हैं, बड़े हैं हमसे, और मुझे लगता है उनका भी एक काम करने की उनकी शैली है, और वो लोगों के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। और अब 5 साल में क्या करेंगे ये तो भविष्य बताएगा। नहीं, उनके कुछ तो आपको भी कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी कि ऐसा तो मुझे भी करना चाहिए, जैसे वो टंकी पे चढ़ गए। हाँ बिल्कुल, जो भी वो आज उनकी जिम्मेवारी है, वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहे हैं। उनके पास जो डिपार्टमेंट है उसके वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, वो काम कर रहे हैं। हमारे जैसे नौजवान हैं, कल न अगर जो जनता का आशीर्वाद रहा और सब कुछ ठीक रहा तो हमें किसी को मौका मिलेगा तो हम भी काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये बताओ, जैसे युवा आप लोग कई हो गए, तो युवाओं के वहाँ पे भी विधानसभा में भी टीम बनेगी कि मैं मेरे हल्के में ज़्यादा डेवलपमेंट का काम कराऊंगा, मैं मेरे में ज़्यादा, कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं देखने को मिलेगी? इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है, फ्री कंपटीशन होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करें। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कभी भी जो होती है वो नेगेटिविटी नहीं होती उसमें। भाई काम करना है, सब भाई जितने भी मेरी उम्र के नौजवान हैं और जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे सीख के, और हम सब लोगों के लिए काम करने के लिए विधायक बने हैं। हमारी कोशिश होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए काम कर सकें। और विकास, मतलब लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं कि एक मेरे पास भी एक मैसेज आया था कि जो आपके विधायक हैं, ठीक है, वो मतलब आपने बताया हुआ एजुकेशन, ठीक है, हॉस्पिटल, ठीक है, गाँव में आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है,
ठीक है, नशे की है, ठीक है, नशा खूब बिकता है, ठीक है भाई, विधायक तो बन गए, नशे के खिलाफ आपके पिताजी के बारे में हर आदमी जानता है, आपके बारे में जानता है, ठीक है भाई, वो जो नशा जो बिक रहा है ना, एक हरियाणवी में कहा होता है महाराज सारी बात ठीक है भाई, जुगाड़ तो पेंडा छुटवा दो, उसके लिए जो विधायक हमने बना दिया, वोट कराया उस बंदे ने आपको, मतलब भाई उस पे क्या कार्रवाई होगी? मतलब मेरे को एजुकेशन से मतलब नहीं, मैंने सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस ये नशा नहीं बिकना चाहिए। नशा एक ऐसी चीज़ है जो एक जनरेशन नहीं, कई जनरेशनों को ख़त्म करता है, और समाज के लिए भी सबसे घातक कोई चीज़ है तो वो नशा है। तो मेरी सब नौजवानों से भी यही वो है कि परिस्थिति कैसी भी आ जाए, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, पर हमें कभी नशे का सहारा नहीं लेना चाहिए। और जो एक लोग नशे का व्यापार कर रहे हैं, प्रशासन ने उनको रोकने का काम करना चाहिए। ये जिम्मेदारी आज भारतीय जनता पार्टी की, जो नशा बढ़ रहा है, ये लोग कौन है जो नशा बेच रहे हैं, इनको रोको। और जो हमारे नौजवान भाई हैं, कोई नशे की गिरफ्त में आ गया तो उसके लिए अलग अलग इलाकों में जहाँ पे ज़रूरत है रिहैब सेंटर बनाएं, और ऐसी सुविधाएं जैसे विदेशों में होती हैं वो बनाने का काम हरियाणा में भी करना चाहिए। खैर हरियाणा में इतना ज़्यादा नशा नहीं है, खासकर जैसे अपने जो किलाए तोड़ा इलाका है जी, वहाँ पर इतना नशा नहीं है, सिरसा साइड और इधर ज़्यादा है। तो मेरी जो हमारे नौजवान भाई हैं उन सब से एक ही निवेदन है कि भाई चाहे ज़िंदगी में 2 रोटी कम खा लियो पर कदे नशे की तरफ ना जाइयो। इससे बढ़िया अपना खेलो, सेहत का ध्यान रखो, आज नहीं तो कल, आज धूप है तो कल छाँव भी होगी, दिन है तो रात भी होगा, दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आप पॉजिटिविटी साथ में लेके चलो और एक सोच रखो कि भाई हमने ज़िंदगी में मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। नहीं आपने तो कह दिया खेलो कूदो, कलायत हल्का पिछले 10 साल से तो, क्योंकि मैं भी जब आपको वोट का डालने का अधिकार मिल गया ना तो आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए। पिछले 10 साल से तो एज एन इंडिविजुअल मैं ही देख रहा हूँ भाई, कलायत में आज तक एक स्टेडियम नहीं है, ठीक है। हाँ, इसकी मांग 2014 से मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि 2014 से लगातार उठती रही है और दबती रही है इसकी मांग की आवाज़। सरकार लोगों को कहती है कि हमें ज़मीन दे दो, अब सरकार ने रोड निकाले तो किसी से ज़मीन मांगी नहीं, एक्वायर कर ली। तो उस तरीके से मतलब स्टेडियम कब बनेगा? कलायत की जो सबसे बड़ी चाह, जो युवाओं की जो भूख है। मेरी आपकी बात बिल्कुल सही है कि पिछले 10 साल ये हमारा दुर्भाग्य कह लें कि भाई कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आई, और अगर जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि स्टेडियम बनवाने का काम हम सबसे पहले करते हैं कलायत कस्बे में। मुझे पता है बड़े अच्छे लड़के वो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, मैं गया था वहाँ पर एक चाय पे, तो उन्होंने कही थी भाई स्टेडियम की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और मैंने उनसे यही कहा था भाई अगर जो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम ज़मीन एक्वायर कराओगे और जैसे भी सिस्टम बैठेगा हम स्टेडियम बनाने का काम कलायत में करेंगे। और जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी तो अलग अलग जगह बड़े बड़े स्टेडियम बनवाने का काम कांग्रेस पार्टी के समय हुआ था। जैसे बाता गांव में स्टेडियम बना था, बड़े बड़े कई गांव में स्टेडियम बने थे जब, और आज उनमें फिर कहीं पे लाइटें नहीं हैं और चीज़ें नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया, क्योंकि इन्होंने तो खेल का ही बजट घटा दिया, तो स्टेडियम बनवाना तो दूर की बात है। 5 साल और हमारा संघर्ष रहेगा, और मैं संघर्ष करूँगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी, चाहे हमें निवेदन करना पड़े चाहे कहीं और, भाई अगर जो नहीं मानेंगे तो धरने भी देने पड़ेंगे, हमारे हल्के के काम कर दो, हमारे लोग आए बात सुन दो, हमारा तो यही काम है। तो स्टेडियम हाँ, आपकी मेरी लिस्ट में है, लिस्ट में है, डी प्लान की लिस्ट में है। विकास भाई जैसे आपने कहा स्टेडियम है, लाइट नहीं है, ठीक है, मतलब आप समझते हो कि भाई चीज़ें जो हो वो परफेक्ट होनी चाहिए। आप एजुकेशन के बारे में आप जब कह रहे थे कि भाई बढ़िया होना चाहिए, स्कूल्स के अंदर सारी चीज़ें बढ़िया होनी चाहिए। एक मेरे साथी हैं, सरकारी टीचर हैं, जब वो शुरू में उन्होंने ज्वाइन किया तो मैं ऐसे पढ़ाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। आज वो आदमी इतनी फ्रस्ट्रेशन में, वो कहता है कि हम तो टीचर नहीं भर्ती करें, हम क्लर्क भर्ती कर लिए, लोगों की गिनती करो, वोट डलवाओ, ठीक है,
वोटर लिस्ट में नाम चेक करो लोगों के, मतलब हमारा जो मेन स्ट्रीम का जो काम था वो हमें करने के लिए थोड़ा टाइम मिलता है, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ज़्यादा होती है। भविष्य में विकास विकास कर करके इस जगह पे पहुंच जाते हैं कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गए, मुख्यमंत्री बन गए मान लो, ठीक है। तो ये जो टीचरों की जो एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है ये, कि सरकारी टीचर होना, इसका मतलब लोग आजकल तो क्योंकि नौकरियां नहीं है तो चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए, जैसे मर्जी मिल जाए, लेकिन जो लोग एजुकेशन के लेवल को, जो उसके लेवल को बढ़ाना चाह रहे थे, ठीक है, जिनकी इच्छा ये थी कि मैं एजुकेशन सिस्टम में घुस के मैं चेंजेस लेके आऊँगा ताकि आगे का जो युवा जो है वो काम कर लेगा, पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाएगा, वो काम नहीं कर पाते। तो उसमें मतलब उस चीज़ को आप मानते कैसे हो एज एन इंडिविजुअल, एक तो ये बता दो, और फिर अगर फिर मुख्यमंत्री तक पहुंच गए, बन गए, तो फिर आप क्या करोगे वो बता दो। अमन भाई, ऐसा है कि मेरी तो एक सोच है कि मैं कलायत हल्के की सेवा कर सकूं, और कांग्रेस पार्टी का जब राज था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब चीफ मिनिस्टर थे, उस समय नए स्कूल बने थे, खूब सारे स्कूल अपग्रेड भी हुए थे, कलायत के भी काफ़ी स्कूल अपग्रेड हुए। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन पे जोर दे दिया कि भाई प्राइवेटाइज कर दो हर चीज़, और कहीं ना कहीं उस प्राइवेटाइजेशन का जो इनका एक वो है स्ट्रक्चर, कहें हम उसको बढ़ाने के लिए ना तो इन्होंने नए टीचर भर्ती किए, ना ही इन्होंने जो स्कूल थे उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश करी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि धीरे धीरे करके ये जो एजुकेशन सिस्टम जो बनाया था इसको ख़त्म कर दिया जाए। और जो हो भी रहा, आपने देखा कई स्कूल मर्ज भी हो रहे हैं, और मुझे आदमपुर के बाई इलेक्शन का भी ध्यान है, जब वहाँ पे मोहब्बत रानी मोहब्बत प्रोग्राम में एक स्कूल था और उसको बंद करने की बात थी एक गांव में, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले कह दिया हम नहीं बंद करेंगे, और जैसे ही चुनाव का नतीजा आया, नतीजा भी नहीं आया, वोट पड़े, उससे अगले ही दिन ऑर्डर आ गया कि भाई स्कूल को बंद किया जाएगा। वहाँ पे बच्चों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। आज शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों की नींव रखी जाती है। अगर जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो सवाल उठाएंगे, वो ये पूछेंगे भाई आपने ये काम कराया तो इसको हमें फ़ायदा क्या हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कहीं ना कहीं सोच है कि लोगों की सोच ख़त्म कर दो, वो आपसे सवाल ही ना कर सकें, उन्हें ये लगे जो हो गया वो ठीक है, हमें बस ज़िंदगी काटनी है। एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए आपको शिक्षित होना ज़रूरी है। आने वाली पीढ़ियों को सही रास्ते पे ले जाने के लिए आपका शिक्षित होना ज़रूरी है। आदमपुर का आपने सही जिक्र कर दिया, आपके पिताजी ने वहाँ से उपचुनाव लड़ा, ठीक है। एक तो एक किसी दूसरे लीडर के सपोर्टर है, वो कहते हैं कि भाई चुनाव तो कहीं से भी लड़ा जा सकता है, लेकिन लड़ता सिर्फ आपके पिताजी को देखा गया, ठीक है। और आदमपुर में ही आपने उस स्कूल का जिक्र कर दिया, और वहीं हमारे पास कुछ खबरें ये भी है कि जब आपने आपका नामांकन भरा 11 तारीख को, 11 को आपने भर दिया था, टिकट अनाउंस नहीं हुई थी आपकी, ठीक है। लोग कह रहे थे कि आदमपुर की टिकट मिल रही है जयप्रकाश जी के बेटे विकास को कहा गया है भाई चुनाव तो ये कांग्रेस की टिकट पकड़ और आदमपुर से लड़ ले, लेकिन विकास ने 11 तारीख को नॉमिनेशन फाइल कर दिया कलायत से, ठीक है। वहीं एक दूसरे कांग्रेस की नेत्री जो चुनाव की तैयारी कर रही थी पिछले 10 साल से, उसने 11 तारीख को अपना नामांकन नहीं भरा, रोड शो तो कर दिया, 11 को नामांकन नहीं भरा। उसको किसी कांग्रेस के ही नेता का फोन आता है कि आज मत भर, कल तेरी टिकट आ जाएगी, ठीक है। ये आदमपुर, ये ड्रामा, ये क्या क्या कहानियाँ थी। ऐसा था कि आदमपुर की जनता का में मेरे पिताजी का बड़ा साथ दिया। लोकसभा के चुनाव में हम वहाँ से चुनाव जीते आदमपुर से, और अब चंद्र प्रकाश जी हैं जो वर्तमान विधायक हैं, उनका साथ बढ़ा दिया। ये पार्टियों का अपना क्योंकि टिकटें अगले दिन भी मिल सकती थी, रात को टिकटें अनाउंस हुई थी, और ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ मीडिया की बातें हैं। मेरी तैयारी क्योंकि मैं 5 साल से कलायत से कर रहा था, तो कल मुझे कलायत से पार्टी ने समझा कि मैं कलायत मेरे लिए बेहतर है, तो मैं कलायत से चुनाव लड़ लिया। और चंद्र प्रकाश जी को उन्होंने
पार्टी के सर्वे में आया और आया कि वो वहाँ के लिए प्रयुक्त हैं, वहाँ वो चुनाव लड़ने और जीत सकते हैं, तो उनको वहाँ से लड़ा दिया, इसमें क्या बात है? नहीं, आपके पिताजी एमपी है, दबाव तो नहीं बनाया आपने कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि अब आज ही लड़ेंगे, आज ही फाइल करेंगे हम नॉमिनेशन? नहीं नहीं, सब ने अपने हिसाब से काम किया है, कोई दबाव नहीं। पार्टी हाईकमान ने जिसको जहाँ से सही समझा वहाँ से पार्टी ने उतारा और सब ने चुनाव लड़ा। मतलब आपको पहले पता था कि मेरी कलायत से ही टिकट आएगी, मेरी टिकट कलायत से ही, और टिकट से पहले आपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया? मेरी जो विश्वास था वो पार्टी हाईकमान के ऊपर था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी के ऊपर था, और एक कलायत हल्के की जो आवाज़ थी और जो हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद था और नौजवान भाइयों का जो मेरे साथ उनका प्यार था, मुझे ये विश्वास था कि इतने लोगों की जो बात है ये हाईकमान सुनेगी और मैं कैंडिडेट हूँगा। आप 5-4 ये बातें बता दो कि डेवलपमेंट की शुरुआत कलायत हल्के में कब से हो रही है, और कब से आप अपना विधिवत रूप से कलायत में काम शुरू कर रहे हैं? मैं तो जिस दिन विधायक चुना गया था उससे अगले दिन ही काम शुरू कर दिया था, और अब जो हमारी सोच है, जो हमारी स्कीम्स हैं, या फिर आप ये कह लीजिए जो मैंने आपको बताया पानी की निकासी की, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, ये सब चीज़ें हैं मैं विधानसभा में भी उठाऊँगा, और उसके बाद उनको परस्यू भी करेंगे जाके कि भाई हमारे हल्के की ये डिमांड है, लोग आगे डिमांड पूरी कर दो, पूरी करेंगे तो हम धन्यवाद कर दें, नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ फिर चलना ही चलना। हमने हमारी कोशिश है कि एक अच्छा उदाहरण पेश करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी जी, वह देखेंगे कि वे नौजवान बालक इनका साथ दो, इनके हल्के में काम कराओ। आपको लग रहा है कि नायब सैनी जी आपके साथ दोहरा मापदंड नहीं रखेंगे, बराबर का डेवलपमेंट आपके हल्के में भी करेंगे? अभी देखते हैं आगे क्या हुआ, अगर जो सही होगा तो सही को सही कहेंगे, गलत करेंगे तो गलत को गलत कहेंगे। ये तो अभी भविष्य के गर्भ में, आज क्या बता सकते हैं। ठीक है विकास भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। बिल्कुल अमन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जनता का धन्यवाद जिसने मुझे विधायक बनाया।